नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं सार्थ न्यूज। जी हाँ, एक बार फिर से इस समय पर पूरे देश में जो लोकसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मियां बनी हुई हैं, सभी पार्टियां अपनी अपनी तरफ से अपने उम्मीदवारों को यहां पर अब हर जगह उनका अनाउंसमेंट कर रही है। तो वहीं प्रचार प्रसार में भी पार्टियां जुड़ चुकी हैं और किस तरीके से लोकसभा चुनाव में जीत हासिल कर सके, किस तरीके से पार्टी अपनी अपनी दबदबे बना सके, तमाम समीकरण बन रहे हैं हर पार्टी में और हर जगह। चाहे हम बात करें पूरे देश भर में, राजधानी दिल्ली से लेकर के बिहार, यूपी या फिर राजस्थान की हर जगह पे लोकसभा चुनाव को लेकर के बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी पार्टी अपनी जीत की तैयारी में जुट चुकी है। अब ऐसे में एक बार हम बात करने वाले हैं आज नालंदा के बारे में। नालंदा जिसका इतिहास हर कोई जानता है, लेकिन राजनीति में यहाँ पर हर वक्त कुछ ना कुछ उलटफेर होता ही रहता है। इसी बीच लोकसभा चुनाव को लेकर के नालंदा में क्या कुछ खास हो रहा है, यहाँ की मौजूदा पार्टी, चाहे बात करें हम यहाँ पे एनडीए की या फिर और आरजेडी पार्टी के साथ तमाम और अलग पार्टियों की, कि किस तरीके से वो लोकसभा चुनाव में जुटी हुई हैं और क्या बिहार यानी कि नालंदा का क्या मुद्दा हो सकता है। इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं रजनीकांत जी, जिनसे आज इन पर हम बात करेंगे। सबसे पहले रजनीकांत जी, लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक आने वाला है, बहुत जल्दी उसका डेट अनाउंस हो जाएगा। इस पर नालंदा में किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया, ये बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका। मेरे ख्याल से अभी अनाउंसमेंट होना बाकी है। मार्च के फर्स्ट वीक में अगर नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, फिर तैयारियां जोर शोर से होगी। नालंदा 1972 में अपना यह जिला जो है, पहले सब डिवीज़न हुआ करता था पटना का, और उसके बाद फिर ये जिला बना, और जिला बनने के बाद जो है बहुत सालों तक कांग्रेस का कब्जा रहा। फिर 96 से समता पार्टी और अब जदयू हो चुकी है। तब से लेकर अब तक जो है जदयू के ही सांसद यहाँ से जीतते रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। मुद्दा जहाँ तक बात किया जाता है तो आज पर्यटन से लेकर तमाम जगहों पर बिहार खास करके नालंदा में बहुत काम हुआ है, और मुझे लगता है कि जो 4 लेन या परियोजना आप देख रहे हैं, तमाम चीज़ें हैं, फिल्म सिटी की बात हो या स्पोर्ट्स एकेडमी की बात हो, राजगीर में जो चल रहा है निर्माणाधीन है मगर अभी सब कुछ है। नालंदा विश्वविद्यालय जिसका पुनर्गठन हुआ, पुनर्जीवित हो गया, फिर से एक नए नालंदा को लोगों ने देखा है। तो नालंदा में काम होता रहा है। वर्तमान में सांसद कौशलेंद्र कुमार हैं, 3 टर्म से एमपी हैं और सबसे ज़्यादा लोकसभा में उपस्थित भी रहते हैं। लोकसभा में नालंदा के मुद्दों पर ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं, रेलवे का मुद्दा हमेशा उठाते रहते हैं। कुल मिलाकर के अगर कहा जाए तो नालंदा में आने वाला जो चुनाव होगा, इस बार चूँकि समीकरण बदला है, नीतीश कुमार ने कभी महागठबंधन के साथ तो कभी एनडीए के साथ रहे हैं और फिर एक बार एनडीए के साथ हैं, तो इस बार का क्या कुछ होगा। मगर एक चीज़ तो है कि बहुत समय से आपको याद होगा कि राम लला की जो प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा की बात हुई, मंदिर अयोध्या में सब कुछ आपने देखा है। तब तक महागठबंधन के साथ ही जदयू, उस समय बीजेपी के बहुत सारे नेता जो अब महागठबंधन में आ गए हैं, जिन्होंने सोचा था कि वो लोकसभा चुनाव में खड़े होंगे, काफ़ी खर्च भी हुआ, सब कुछ हुआ। अब चूंकि महागठबंधन से अलग हो गए, एनडीए में आ गए हैं, तो फिर जदयू और बीजेपी एक हो गई है। तो बहुत सारे अच्छे कैंडिडेट का भी सपना टूटा है इस बार। और अगर आप बात कीजिए नालंदा में, तो आपने देखा होगा एक होर्डिंग और पोस्टर्स के माध्यम से प्रणब प्रकाश काफ़ी बीजेपी के अच्छे नेता हैं और यूएस से पढ़ाई किया, इंजीनियरिंग की, और उसके बाद यूएस में नौकरी करने के बाद बिहार आए। बिहार में नालंदा से उन्होंने अपनी शुरुआत की थी। ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनकी उम्मीदें थीं कि अगर महागठबंधन के साथ रह जाती है जदयू तो बीजेपी से उनको चांस मिल सकता है। अपना जो उनका जो बायोडेटा रहा या सीवी रहा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा, काफ़ी अच्छा रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सपना सोचा था कि हम इस बार खड़े होंगे। तो बहुत सारे संभावित चेहरे थे, मगर अब चूंकि अब एनडीए की बात हो गई है तो जदयू के खाते में ये सीट जाएगी। और कौशलेंद्र कुमार सांसद रहे, हाल फिलहाल बहुत कुछ देखने को भी मिला है। तो एक तो नाम संभवतः ये है, मगर जो बीजेपी के समय में जब वो दोनों अलग थे तो उनके कभी कुछ विवादित बोल रहे हैं। जैसे राम मंदिर पे उन्होंने बहुत कुछ बोल दिया था,
तो एक तो 3 टर्म से हैं, तो अब नीतीश कुमार के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है कि वो कौशलेंद्र कुमार को दोबारा चांस देते हैं या नहीं देते हैं। ये तो आने वाला वक्त तय करेगा जब टिकट और समीकरण और तमाम जातीय समीकरण देखा जाएगा, क्योंकि नालंदा जो है कुर्मी बाहुल क्षेत्र है और इसमें घमेला कुछ ऐसा और बहुत सारे समसमार हो गए, अवधिया हो गए, धानुक कुर्मी हो गए, तो इन लोगों का भी जो है वो भी देखा जाएगा कि कौन से नेता किनका वोट बैंक क्या है। तो नालंदा जातीय समीकरण पे भी तैयार हुआ है और विकास तो मुद्दा होगा, उस पर भी विस्तार से भी बात करने की आवश्यकता है, क्या कुछ हो सकता है। अभी एक जदयू के प्रवक्ता भी हैं राजीव रंजन, पूर्व विधायक रह चुके हैं इस्लामपुर से, छत्तीसगढ़ बिजली बोर्ड में वो रह चुके बड़े अधिकारी रहे हैं और काफ़ी आपने देखा होगा कि उन आंकड़ा और तमाम चीज़ों पर जो प्रवक्ता का पोस्ट होता है तो काफ़ी ईमानदारी से वो निभा भी रहे हैं। तो एक वो भी चेहरा हमको दिख रहा है कि हो सकता है वो भी मैदान में कूद जाएं और या हो सकता है उन पर भी नीतीश कुमार भरोसा करें या खुद नीतीश कुमार लड़ेंगे, यह भी कहना भी मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे चीज़ हैं। दूसरा एक IAS है मनीष वर्मा, उनका भी नाम चर्चाओं पे, ये चर्चाओं का खेल है। अभी संभावित बातें हो रही हैं, भविष्य में क्या होगा कोई नहीं जानता है, क्योंकि नीतीश कुमार किसको टिकट देंगे वो 24 घंटा पहले पता चलता है या 48 घंटा पहले पता चलेगा कि हाँ किसको टिकट मिल रहा है। तो नालंदा का जो मुख्य मुद्दा है मेरे ख्याल से उस पर भी लोग बात करेंगे कि लोकसभा चुनाव, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे यही था कि जो लोकसभा चुनाव होगा, पार्टी कौन सी पार्टी से कौन से उम्मीदवार खड़े होंगे वो तो खैर वक्त आने पे पता चलेगा, लेकिन मुद्दा क्या होगा, जनता के कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो लगता है कि हाँ इसे जरूर आगे आना चाहिए इस मुद्दे को लोकसभा चुनाव में। देखिए लोकसभा चुनाव में एक तो जो किसान की बात होती है, मेरे ख्याल से किसानी से लोग बहुत आशय को क्लियर नहीं है लोगों का। मेरे ख्याल से किसानी जो है भारत का एक वे ऑफ लाइफ है, जो लाइफ स्टाइल जिसको आप कहते हैं, जीवन शैली का एक हिस्सा है किसानी। और जो किसान होते हैं, जो किसानी को अपनाते हैं वो किसान होते हैं। फिर उनके कारोबार की भी चिंता होनी चाहिए। अभी आप देख ही रहे हैं देश भर में क्या क्या मुद्दा चल रहा है MSP को लेकर के। तो ये कारोबार और किसानी ये दो अलग अलग चीज़ है। अगर आप किसानी कर रहे हैं इसका मतलब आप भारत की जो जीवन शैली उसको अपना रहे हैं, इसलिए आप किसान कहलाते हैं। तो किसानों के लिए बेहतर विकल्प तलाशना होगा, क्योंकि कृषि प्रधान देश है, भारत भी है। नालंदा में भी कृषि बहुत अच्छे ढंग से होती है। आपको याद होगा सुमंत एक खत्रीसराय दरवेशपुरा का, उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड रचा था। फिर नालंदा से ही, बिहार शरीफ से ही आशा नगर के एक सोडी के किसान राकेश आलू में उन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया। तो कहने का अर्थ ये है कि किसानी को और प्रमोट करने की ज़रूरत है नालंदा में, जो सबसे बड़ा रीढ़ है आपके आर्थिक और तमाम चीज़ों का, नंबर 1। नंबर 2 जो मेरे समझ से मुझे लगता है कि जो स्वरोजगार है उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। बाहर से जो आप ब्रांडिंग करके चीज़ों को मंगाते हैं, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, जीविका दीदी के माध्यम से या तमाम लोगों के माध्यम से जो बड़ा प्रमोशन आप कर सकते हैं, स्वरोजगार को बहुत सुदृढ़ कर सकते हैं। जैसे सिलाव का नेपुरा आप देख लीजिए। नेपुरा पूरे देश के 16 गांव में एक था जिसको ग्रामीण पर्यटन के लिहाज से विकसित करना था। तसर सिल्क उद्योग है आपका नेपुरा में, सिलाव के पास है, उसको विकसित करने की ज़रूरत है। आप 52 बीघा चले जाइए, वहाँ पर बावन बूटी की बात होती है और पद्मश्री से सम्मानित भी हुए कपिल देव बाबू। तो ऐसे बहुत सारे विभूति हैं। तो ये स्वरोजगार को आप जब सुदृढ़ करेंगे, तीसरा पर्यटन को जब आप बहुत विकसित करेंगे, इसको उद्योग बनाएंगे। मैं बार बार कहता हूँ कि नालंदा अकेले अपने राजस्व से पूरे बिहार का विकास करा सकता है। पर्यटन में इतनी ताकत है। तो जब आप पर्यटन को प्रमोट करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको ठहराव की व्यवस्था देखनी होगी, पर्यटक आके ठहरे ताकि रेवेन्यू जनरेट हो। ठहराव के बाद स्थानीय लोगों को जोड़ने की आवश्यकता है। तो जब आप ऐसे जोड़ेंगे, चूँकि आपके नालंदा में क्या नहीं, आयुध कारखाना नालंदा में, रेलवे कोच कारखाना नालंदा में, नालंदा विश्वविद्यालय आपके नालंदा में है। हर गौरव, हर अतीत, हर विरासत, हर गांव में एक एक विरासत है। नेशनल हीरोज़ सबसे ज़्यादा आपको नालंदा में मिलेंगे। अगर हॉकी टीम के पूर्व कप्तान जफर इकबाल नालंदा से, नदवी साहब नालंदा से, अस्थामा से, बहुत सारी विभूति हैं। मोइनुल हक जिनके बारे में आप नाम सुने होंगे, मोइनुल हक स्टेडियम, वो नालंदा से हैं। बहुत सारे लोग हैं, कलीम आजिज जैसे शायर नालंदा से। तो नेशनल हीरोज़ को तलाशना होगा। कपिल देव बाबू जैसे लोग हैं, बिरायतन देखिए अभी चल रहा है।
तो आप बहुत तरीके से मेडिकल टूरिज्म को विकसित कर सकते हैं, आप धार्मिक पर्यटन को विकसित कर सकते हैं। पूरे विश्व का एकमात्र सनातनी धरती आपका राजगीर में है, तो सनातन की पृष्ठभूमि से भी कर सकते हैं। पूरी सूफियों की जो बात होती है, तो सूफी सर्किट जो पूरे भारत में है, दिल्ली के बाद सबसे ज़्यादा बिहार में आपको देखने को मिलेगा। बुद्ध सर्किट को आप डेवलप कर सकते हैं, महावीर सर्किट को और मजबूत करना होगा। सिर्फ आयोजन करवाने से, समारोह करवाने से या भाषणबाजी से काम नहीं चलेगा। उस समारोह को पूरे राष्ट्रीय फलक पर लोगों से जोड़ना होगा, ताकि वो बुद्ध महोत्सव देखने के लिए लोग बेंगलोर से आवे, पुणे से आवे, राजस्थान से आए, उत्तर प्रदेश से आए, बिहार के हर कोने से आए, तभी तो आपका रेवेन्यू भी जनरेट होगा, इसको आप प्रमोट कर पाएंगे। तो पर्यटन एक तीसरा मुद्दा है। चौथा मुद्दा मेडिकल की बात है। आप नालंदा में अगर कोई इमरजेंसी पेशेंट आ जाए तो नालंदा की अपनी कैपेसिटी नहीं है कि उसकी इस गंभीर रोग का इलाज करा सके। आप देखते होंगे कि सदर अस्पताल में हर बात में रेफर, पैर टूट जाए या कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाए तो रेफर, आपको गोली लग जाए तो रेफर। आदमी दम तोड़ देगा। क्या भारत सरकार के पास जब आप लोकसभा संसद में जाते हैं तो क्या सरकार के सामने तमाम चीज़ों का मुद्दा होता है? आप सांसद अगर बनेंगे तो ये भी तो एक मुद्दा है ना, कि आप सदर अस्पताल में 300 बेड दे दिए, बहुत अच्छी बात है। आप लिफ्ट लगा दिए, बहुत अच्छी बात है। लिफ्ट लगाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि मेरा मांग होगा, अगर जो भी सांसद बनेंगे, कि नेशनल हाईवे पे भी एम्बुलेंस की व्यवस्था होनी चाहिए। एक्सीडेंट होता है, कैजुअलिटी हो जाती है, तो आप क्विक रिस्पांस कैसे करेंगे? तो एक एम्बुलेंस वेल इक्विप्ड हो, डॉक्टरों के साथ लैस हो, ताकि उसको त्वरित उपचार मिल जाए और उसकी जान बच जाए। सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट होता है, इसको भी देखना होगा। सदर अस्पताल में आपको स्पेशलाइज्ड डॉक्टर लाने होंगे जो ऑपरेशन अच्छे से कर सके। अब ये गोली निकालने के लिए पीएमसीएच जाना पड़ रहा है, आदमी तो वहीं कोलैप्स कर जाएगा। जो आपका ट्रैफिक सिस्टम है, यहाँ से लेकर पटना जाने में आपको 2-3 घंटा लगेगा, 3 घंटा में पेशेंट कोलैप्स कर जाता है। तो आपको समझना होगा कि सिर्फ विश्व गुरु का गाना गाने से नहीं होगा। विश्व गुरु आप हैं तो ये ज्ञान जो है विश्व को आप बताएं कि नालंदा कहाँ तक इक्विप्ड है। तो मेरे ख्याल से ये भी होना बहुत ज़रूरी है। और चौथा जो बहुत महत्वपूर्ण है, एजुकेशन की बात करते हैं हम, तमाम जगहों पर बड़े बड़े स्कूल्स हैं या कोचिंग से, सरकारी स्कूल्स हैं, इनको भी और मजबूत करना होगा। टीचरों को और तमाम चीज़ों को अच्छे, जो फुटफॉल्स है अभी बच्चों का सरकारी स्कूल की तरफ, वो रुझान ज़्यादा बढ़े और सभी कम्युनिटी की भागीदारी आपको सुनिश्चित करानी होगी। आप देखिए, कोई भी वर्ग, अगर आज समाज में क्राइम है, समाज में कोई आप देखते होंगे कभी कम्युनल वायलेंस हो जाता है, कभी जातीय दंगा होने लगता है, कभी कुछ होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब शिक्षा अगर आपके पास होगा तो आप ये काम नहीं करेंगे। तो ये भी एक फैक्टर है। तो इस पर भी बहुत फोकस करने की ज़रूरत है नालंदा को। और जो सबसे मूल चीज़ है, जो मैंने कहा, शिक्षा सबसे बड़ा हथियार होता है। तो हमारा सांसद ऐसा हो जो क्विक रिस्पॉन्स करे, जनता की बातों को सुने, संसद में बात उठाए, अपनी उपस्थिति बेहतर रखे और जनता के बीच में उनकी उपस्थिति अच्छी हो। तो ये कुछ मुद्दे हैं जिस पे काम होना चाहिए। मेरा अगला क्वेश्चन आपका स्वराज से है, रोजगार से है। जैसे कि आपने पर्यटक को जोड़ा, इसमें रोजगार, स्वराज को जोड़ा, रोजगार आप अचार अच्छा बनाती हैं, महिलाएं, अगरबत्ती का यहाँ पर है। आप देखिए इंटरप्रेन्योर कितने हैं आपके पास नालंदा में। आप चले जाइए, स्मिता सिंह इतना अच्छा काम कर रही है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट है। अनंतजीत, एक बच्चा जिसे मैं भी जानता हूँ, शहजाद आईडी कौर, उसने, वो भी अच्छा इंटरप्रेन्योर है। आप तेलिया बिघा चले जाइए, वहाँ पर गोबर से पेंट बनता है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे इंटरप्रेन्योर हैं आपके नालंदा में, उनको प्रमोट करने की आवश्यकता है। आप खुद ब्रांड हैं मगर आप अपनी ब्रांडिंग नहीं कर पा रहे, ये दुर्भाग्य है। तो सिर्फ उपस्थित होने से और समारोह में जाने से आपकी कैपेबिलिटीज़ को लोग नहीं आंकते हैं। आप कितने सक्षम हैं। जो 4-5 लोगों का मैंने नाम लिया, अब जैसे जदयू में भी बहुत सारे लोग हैं, इंजीनियर सुनील जैसे लोग हैं, वो भी एक अच्छे कैंडिडेट हो सकते हैं। मैं जदयू की बात कर रही थी कि जैसे कैंडिडेट अच्छे हो सकते हैं, कि यहाँ पर रोजगार का भी एक मुद्दा जैसे उठा है बिहार में, कि रोजगार युवाओं को मिलना चाहिए। और बीते 17 महीनों में जो जेडीयू और जेडी का जो गठबंधन रहा था, यहाँ पर तेजस्वी को लेकर कहा गया कि उन्होंने रोजगार के लिए बहुत अच्छा काम किया, युवाओं के लिए रोजगार दिया है उन्होंने। तो क्या इसका असर पड़ेगा लोकसभा चुनाव? देखिए, नालंदा में इसका कोई मतलब, देखिए मुद्दा अब राजनीति में साथ है ना, साथ में अपने नौकरियां दी हैं। ठीक है।
ठीक है, अब आप अलग हो गए, आपका एफर्ट्स रहा होगा, निश्चित तौर पे इसको आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं कि तेजस्वी ने काम नहीं किया है। तेजस्वी ने बेहतर काम किया होगा, मगर ये नालंदा का जो समीकरण है, मैं बार बार कर रहा हूँ, ये जातीय समीकरण का खेल है। अगर राजद से कोई खड़ा होता है या महागठबंधन से, तो फिर उसी फाइलम के किसी कैंडिडेट को आपको ढूंढना होगा। हालांकि उनके पास प्रवक्ता हैं, शक्ति सिंह यादव भी हैं, बहुत सारे नेता हैं, जदयू में भी बहुत लोग हैं। लोजपा में आप रजनीश सिंह को देख लीजिए, काफ़ी बड़े हस्ती हैं, अच्छी छवि है, स्वच्छ छवि है। रजनीश सिंह अभी लोजपा संसदीय बोर्ड के जिलाध्यक्ष हैं और अच्छे घर से हैं। कुमार सिनेमा उनका रहा, या जो जमींदारी प्रथा रही उसमें भी बहुत अच्छा नाम रहा उन लोगों का। तो बहुत सारे लोग हैं, मगर अब तो है कि लोजपा भी बीजेपी के साथ है। तो बीजेपी में अगर प्रणब प्रकाश जी होते या लोजपा अलग होती, तो फिर रजनीश सिंह होते, या अब सब एक हो गए हैं, तो किसी एक को ही टिकट मिलना है। तो मैंने बोला कि एनडीए से जो गठबंधन हो गया, मैंने बार बार कहा कि कुर्मी बाहुल क्षेत्र है नालंदा, यहाँ पर उनकी संख्या ज़्यादा है, तो हर पार्टी चाहेगी कि इसी फाइलम में से किसी एक को दें। अब तक जैसे कुछ ऐसा का बहुत ज़्यादा यहाँ पर वोट प्रतिशत है अगर देखा जाए तो, मगर अब तक जो है उस फाइलम से किसी को टिकट नहीं मिला, वो कभी सांसद नहीं बने। 71 तक कांग्रेस का यहाँ रहा, सिद्धेश्वर बाबू रहे सांसद, उसके बाद विजय यादव रहे। 1952 से 57 तक में जो इतिहास रहा, तो बहुत सारे लोग रहे, कैलाशपति सिन्हा वो भी रहे, सांसद रहे, फिर विजय यादव रहे, फिर कम्युनिस्टों का गढ़ रहा। 71 के बाद जो है 71 तक कांग्रेस का अपना सत्ता रहा। 96 के बाद समता पार्टी, जदयू, जॉर्ज फर्नांडिस यहीं से हुए। 2004 में नीतीश कुमार का लाज नालंदा ने बचाया, बाढ़ से हार गए थे, फिर यहाँ से जीत गए। तो सभी लोग तो यहाँ से खड़े हुए और जीते भी। तो अब जो है वो आपको समझना होगा, यादव का वोट बैंक कितना है, अगड़ों का कितना है, पिछड़ों का कितना है, उस वोट प्रतिशत के हिसाब से नालंदा का चुनाव तय होगा। अगर आप कहेंगे कि कैंडिडेट पे नालंदा का कोई सांसद चुना जाता है, अब तक तो हमने नहीं देखा है। अब हो जाए, कोई मिरेकल हो जाए कि हाँ किसी ऐसे व्यक्ति को जो उस फाइलम से ना हो या उसका जातीय वोट बैंक बहुत अच्छा ना हो और उसको टिकट मिल जाए, तो वो एक आश्चर्य का विषय होगा। मगर अब तक जो राजनीति देखी गई है उसमें नीतीश का ही नालंदा रहा है। नालंदा मतलब नीतीश कुमार ही हैं और आज तक हैं। क्योंकि जितना नालंदा में डेवलपमेंट हुआ है, कोई इनकार करने की मतलब कि इसमें कोई राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। नालंदा में बहुत कुछ हुआ है, पर्यटन हो, विरासत हो, संस्कृति हो, हर चीज़ हो, नालंदा में काफ़ी विकास हुआ। इसलिए नालंदा मतलब नीतीश कुमार कहना गलत नहीं होगा। चलिए, कुल मिला के देखा जाए, जिस तरीके से रजनीकांत जी ने नालंदा का जिक्र किया है लोकसभा चुनाव को लेकर, अब ये देखते हैं कि जो नालंदा की राजनीति में रणनीति होगी, वो कौन सी पार्टी को जिताता है, कौन सी पार्टी को किस तरीके से, कौन सा सांसद नालंदा को मिलता है और कैसे आगे नालंदा आगे बढ़ेगा, ये आपको ये मुद्दा आगे आने वाले समय में ज़रूर पता चलेगा। जाते जाते लोकसभा चुनाव को लेकर के आप जनता को क्या अपनी तरफ से संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट बोलने में यकीन रखता हूँ। मैं जाति पर विश्वास नहीं करता, ना कभी मैंने रिलीजन फैक्टर पे कभी भी विश्वास किया है कि मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये तमाम चीज़ों से मैं बहुत ऊपर उठा हुआ इंसान हूँ। जाति से मैं बार बार यही संदेश दूंगा कि जाति से ऊपर उठ जाओ। आप लोग शिक्षित हो गए हैं, शिक्षित व्यक्ति जातिवाद नहीं करता है। वोट जो है मुद्दों पर दे, कैंडिडेट पर दे, और जो अब तक अच्छा कर चुका है उसको ज़रूर जिताना चाहिए। या जो व्यक्ति का आप, मेरा तो ये कहना है कि एक कैंडिडेचर जो होना चाहिए नालंदा में, ये मैं चाहूँगा कि एक तो पहले इसका सर्वे हो जाए, बिल्कुल पब्लिक के हिसाब से एक सर्वे होना चाहिए कि ये कैंडिडेट का क्वालिफिकेशन ये है, इनका कोई अपराध से कोई लेना देना नहीं रहा, स्वच्छ छवि रहे हैं, और पब्लिक के बीच में वो कितना मुखर रहे वो भी देखना होगा। तो एक सर्वे होना चाहिए पहले। उनके बायोडाटा को अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल करना चाहिए, छापना चाहिए, बताना चाहिए ये कैंडिडेट है, इनका ये है। तो इससे क्या होगा, लोग जज कर पाएंगे। और फिर मैं कहूँगा जाति पे बिल्कुल ना जाए। अगर वो जाति पे चले जाएंगे तो फिर नालंदा जिसने ज्ञान दिया है वो जातिवाद में फंस जाए, तो इससे बड़ा विडम्बना कुछ नहीं होगा। जिस नालंदा पूरे विश्व को ज्ञान दिया है, अगर वो नालंदा राष्ट्रीय फलक पर भी अपनी पहचान इस मुद्दे पर ना बना पावे कि हम डिफरेंट हैं, तो नहीं हो सकता है। बहुत कुछ करना बाकी है। नालंदा को एक अच्छे कैंडिडेट की ज़रूरत है। आप कितने शालीन हैं,
आप कितने सभ्य हैं वो भी मायने रखता है, आप कितना काम करिंदे हैं वो भी मायने रखता है, डेवलपमेंट क्या क्या हुआ है वो भी मायने रखता है। देखिए बहुत सारी हस्तियां हैं और मैंने बार बार कहा है नालंदा में बहुत सारे चेहरे अभी भी हैं जिनको आना भी बाकी। तो चुनाव का देखिएगा फिर तो बहुत सारे आपको निकलेंगे, कुछ राजद के होंगे, कुछ कांग्रेस से होंगे, सब बहुत सारे चेहरे हैं। कांग्रेस से अभी जिला अध्यक्ष भी हैं, पूर्व विधायक रहे रवि ज्योति, वो भी आप समझिए कि वो भी एक चेहरा ही है। और इन लोग को भी अब क्या होगा नहीं होगा, मगर मैं फिर कहूँगा कि कैंडिडेट का जो पूरा कैंडिडेचर है दैट शुड बी पब्लिश्ड इन पब्लिक फोरम, और ये पब्लिक डोमेन में इट शुड बी वेल ऑर्गेनाइज्ड, डॉक्यूमेंटेड, और सबको पता होना चाहिए कि हमारा सांसद जो बनना चाह रहा है वो कौन है, क्या है, उसका अपना बैकग्राउंड क्या है, तब ये नालंदा खूबसूरत नालंदा होगा। बिल्कुल जातीय समीकरण पर ना जाएं, यहाँ पर सिर्फ बात हो नालंदा के विकास की, मुद्दों की, और लोगों को कैसे यहाँ पर नालंदा में किस तरीके से उनको खुद की जो उनका अधिकार है वो मिल सके। अगर ये मुद्दा बनता है तो लोकसभा चुनाव में कोई भी कैंडिडेट जीते, नालंदा का विकास होना निश्चित माना जाएगा। आगे लोकसभा चुनाव से जुड़ी तमाम खबरें हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। अगर आपके पास भी अपनी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।